है बच्चों। अब चैप्टर 5 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन 5.16 देखते हैं। Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the end of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses and the tension in the string when the masses are released. देखिए, ये क्वेश्चन मैं आपको इस फिगर के साथ समझाता हूं। देखिए, यहां पे किसी रिजिड सपोर्ट से ये एक फ्रिक्शनलेस पुली रखी गई है, ठीक है। और इस पुली पे से ये स्ट्रिंग ऐसे पास की हुई है। ये स्ट्रिंग बिल्कुल लाइट वेट है, यानी कि इसका मास आपको कंसीडर नहीं करना है, और ये इनएक्सटेंसिबल है, ठीक है। और इसके एक एंड पे, स्ट्रिंग के एक एंड पे ये है मास। लेट अस से हम इसे नाम दे देते हैं m1 करके, और ये जो दूसरा मास है उसका मास m2 करके। ये m1 और m2 हो गए। आपको यहां पे दे दिया है कि भाई m1 इज 8 किलोग्राम एंड m2 इज 12 किलोग्राम, ठीक है। अब कहा है कि जब आप इन दोनों मास को रिलीज करोगे तो दोनों मास का एक्सेलेरेशन कितना होगा और स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस होगा वो टेंशन कितना होगा। चलिए इस बात को पहले समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे m1 मास को नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि m1g लगेगा। इसी तरह m2 मास को भी नीचे की ओर m2g लगेगा, राइट। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि m2g ज्यादा होगा क्योंकि m2 12 किलोग्राम है और m1 8 किलोग्राम है, तो ये m2g ज्यादा होगा। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है, ये मास जो है वो नीचे की ओर आएगा, तो m1 को ऊपर की ओर खींचेगा, राइट। अब इसमें ये नीचे की ओर जब आएगा तब इसमें एक्सेलेरेटेड मोशन होगी, तो उसी वक्त m1 की ऊपर की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन होगी। ये बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर m2 नीचे की ओर a एक्सेलेरेशन से आता है तो उसी वक्त m1 ऊपर की ओर a जितने एक्सेलेरेशन से जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग से बने हुए हैं और स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है। तो अगर इसका एक्सेलेरेशन नीचे a है तो इसका एक्सेलेरेशन ऊपर की ओर a होना ही चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, इस स्ट्रिंग में कुछ टेंशन प्रोड्यूस होगा। आपको पता है कि हम स्ट्रिंग के एंड के ऊपर अंदर की ओर टेंशन शो कर सकते हैं, तो ये मैंने इस एंड पे शो कर दिया और इसी तरह से इस एंड पे भी मैं टेंशन T शो कर देता हूं। अब जानते हो कि टेंशन पूरी स्ट्रिंग में सेम रहेगा, ठीक है। अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पे हम दोनों ही मास के लिए इक्वेशन इस तरह से लगा सकते हैं। देखिए पहले m1 की बात कर लेते हैं। मैं यहां पे लिख लेता हूं कि फॉर m1, ठीक है। अब देखिए m1 को देखिए, यहां पे m1 ऊपर की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन में है, ठीक है। इसे नीचे की ओर लग रहा है m1g और ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है T। अब ऑब्वियसली अगर ये ऊपर की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन में है तो ये T बड़ा होगा और m1g छोटा होगा, राइट। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो T माइनस m1g जितना होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स को आप m1a से बता सकते हो, राइट। रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन तो m1a होता ही है, और ये कितना होगा T माइनस m1g जितना। अब इसमें से मैं T को सब्जेक्ट बना लेता हूं तो मुझे मिल जाएगा T इजकल टू m1a प्लस m1g, ठीक है। इसे कह देते हैं हम इक्वेशन 1। अब लेते हैं हम दूसरा मास फॉर m2, राइट। अब देखिए m2 को देखिए, यहां पे m2 मास जो है वो नीचे की ओर एक्सेलेरेटेड मोशन कर रहा है। इसका मतलब कि रिजल्टेंट फोर्स इसे नीचे लग रहा है। अब रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा m2g माइनस t, राइट। और रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन क्या होता है m2a। तो रिजल्टेंट फोर्स का इक्वेशन m2a और इसकी वैल्यू हो जाएगी m2g माइनस t। इसमें से t को सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ये मिल जाएगा आपको m2g माइनस m2a, ऑलराइट। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इस इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि दोनों में t है तो मैं इनको कंपेयर कर सकता हूं। तो हम लिखते हैं यहां पे कंपेयरिंग
1 एंड 2। अब देखिए दोनों को अगर कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे m1a प्लस m1g इज इक्वल टू m2g माइनस m2a। इसमें से हमें a फाइंड करना है, तो a वाली टर्म जो है हम साथ में ले लेते हैं, तो ये हो जाता है m1 प्लस m2 इंटू a, और यहां पे आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू g। अब इसमें से एक्सेलेरेशन a फाइंड कर लेते हैं इस तरह से, ये हो गया m2 माइनस m1 अपॉन m2 प्लस m1 इंटू g। तो अब देखिए m2 कितना है 12 माइनस m1 यानी कि 8 अपॉन 12 प्लस 8, और g हम 10 ले लेते हैं, तो ये है 10। तो इस तरह से आपको एक्सेलेरेशन मिलेगा 2 मीटर पर सेकंड इनवर्स स्क्वायर। एक्सेलेरेशन ये हमारा पहला आंसर है, एक्सेलेरेशन मिल रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो m1 मास है वो ऊपर की ओर एक्सेलेरेट करेगा और जो m2 मास है वो नीचे की ओर एक्सेलेरेट करेगा। अभी एक और चीज हमें फाइंड करनी है और वो है टेंशन। तो इसके लिए हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे, वैसे 1 या 2 दोनों में से कोई भी इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 यूज करेंगे। चलिए मैं ये a की वैल्यू, ये जो a की वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो हम ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 वी कैन राइट t इज इक्वल टू m1a प्लस m1g, राइट। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देता हूं मैं। देखिए m1 कॉमन निकल जाएगा, इसमें m1 कितना है 8 किलोग्राम, ये a की वैल्यू 2 प्लस g की वैल्यू कितनी है 10, राइट। तो ये सॉल्व होके आपको मिल जाएगा 96 न्यूटन, यानी कि स्ट्रिंग में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो है 96 न्यूटन, यानी कि हमारा दूसरा आंसर। देखिए यहाँ पे स्ट्रिंग में दोनों ही साइड एक साइड टेंशन प्रोड्यूस होगा, ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5.17। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन ए लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, शो दैट if it disintegrates into two smaller nuclei, the products must move in opposite direction। देखिए इसको हम इस फिगर से समझते हैं। यहां पे ये एक न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस अभी एट रेस्ट है, स्टेडी है। मानिए कि इस न्यूक्लियस का जो मास है वो m है और इसकी वेलोसिटी v है, तो v इक्वल टू 0 है, ये स्टेडी है अभी, ठीक है। अब इसका डिसइंटीग्रेशन होता है। देखिए डिसइंटीग्रेशन अपने आप होता है, सेल्फ होता है। ये डिसइंटीग्रेट होना यानी कि न्यूक्लियस दो टुकड़ों में अपने आप बट जाता है, अपने आप डिवाइड हो जाता है, राइट। तो ऐसे ये दो न्यूक्लियस बन जाते हैं। इस न्यूक्लियस में से इस तरह से ये दो न्यूक्लियस बन गए, दो टुकड़े बन गए, इसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं, राइट। ये दोनों न्यूक्लियस है लेकिन इसको प्रोडक्ट न्यूक्लियस बोलते हैं। चलिए अब यहां पे आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही प्रोडक्ट न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। अब वैसे तो ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर इस न्यूक्लियस के दो टुकड़े होते हैं तो ऐसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि एक इस तरफ जाए और एक इस तरफ 90 डिग्री पे जाए, कभी देखा है ऐसा? नहीं। मानिए कि एक बॉम्ब पड़ा हुआ है और इस बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है, दो टुकड़े बनते हैं, तो क्या होगा? दोनों टुकड़े अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, राइट। लेकिन यहां पे हमें इक्वेशनली इसे प्रूव करना है। तो चलिए पहले तो हम यहाँ पे इस छोटे टुकड़े का जो मास है इसको हम कह देते हैं m1 और जो बड़ा टुकड़ा है उसका मास m2 कह देते हैं, और छोटे टुकड़े की वेलोसिटी v1 और बड़े टुकड़े की वेलोसिटी v2 कह देते हैं वेक्टर फॉर्म में, राइट। साथ ही मैं यहाँ पे दिखा दूं कि ये जो ऊपर की सिचुएशन है
ये इनिशियल सिचुएशन है, ये है इनिशियल सिचुएशन, इनिशियल कंडीशन। और ये जो सिचुएशन दिखाई है वो है फाइनल सिचुएशन। ठीक है, अब चलिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इसके लिए हमें लेना पड़ेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कैसे दिखाता हूं आपको। एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, आप कह सकते हो कि पी आई विल बी इक्वल टू पी एफ। देखिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। चाहे कुछ भी प्रोसेस कर लो लेकिन मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। यानी कि इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम होते हैं। यानी कि इस कंडीशन में, इस फिगर में देखिए, इसकी जो इनिशियल मोमेंटम है वो इन दोनों की मिला के जो टोटल फाइनल मोमेंटम है उसके जितनी होगी। ऐसे लिखा है, पी आई दैट इज द इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पी एफ दैट इज द फाइनल मोमेंटम। अब यहां पे इनिशियल मोमेंटम कितना भाई, इनिशियल मोमेंटम है 0, क्योंकि इनिशियली ये जो न्यूक्लियस है इसकी वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम भी हो गया 0, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम में मुझे इन दोनों की मोमेंटम का एडिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में ये टोटल मोमेंटम लेनी है मुझे। तो मैं लिखूंगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। सीधी सी बात है। इसमें से आप ऐसे लिख दो, m2 v2 इज इक्वल टू माइनस m1 v1। सही है। और फर्दर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि वेक्टर v2 इज इक्वल टू माइनस वेक्टर v1 इनटू ब्रैकेट m1 अपॉन m2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखिए, ये v2 और ये v1 और यहां पे बीच में माइनस साइन, इसका मतलब क्लियर है कि ये दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि दोनों ही ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर वेलोसिटी अपोजिट है तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही जो प्रोडक्ट न्यूक्लियस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। क्लियर हुई बात। ठीक है, तो ये बात हम नोट कर लेते हैं। सो बोथ प्रोडक्ट न्यूक्लियाई are moving in opposite direction। ठीक है, क्लियर हुआ ये। तो ये है हमारा आंसर कि भाई दोनों ही प्रोडक्ट न्यूक्लियाई जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 5.18। टू बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.05 किलोग्राम मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शंस विथ स्पीड 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। यहां पे नोट कीजिए कि दे कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड। व्हाट इज द इंपल्स imparted to each ball due to the other। देखिए यहां पे ऐसा कहा है कि दो बिलियर्ड बॉल जिसका मास 0.05 किलोग्राम है वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आते हुए कोलाइड होते हैं और फिर वहां से रिबाउंड होते हैं। जब रिबाउंड होते हैं तब भी सेम स्पीड होती है। पहले भी दोनों की स्पीड सेम थी 6 मीटर पर सेकंड और रिबाउंड होने के बाद भी दोनों की स्पीड सेम है 6 मीटर पर सेकंड। तो आपको यह फाइंड करना है कि दोनों ने एक दूसरे को कितना इंपल्स दिया होगा। चलिए इसे इस फिगर के साथ समझते हैं। देखिए यहां पे ये दो पार्ट हैं, ये है इनिशियल कंडीशन और यहां पे ये नीचे जो है वो है फाइनल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि ये दो बॉल हैं, मैं इनको नाम दे देता हूं। let us say 1 and 2, here also 1 and 2। ठीक है,
इनिशियल कंडीशन में ये दोनों बॉल एक दूसरे के सामने सेम स्पीड से आते हुए कोलाइड होते हैं। कोलाइड होने के बाद ये दोनों रिबाउंड होते हैं। मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी शो कर देता हूं ताकि ये क्लियर हो जाए कि ये इसका कॉलिजन पॉइंट है, राइट। तो ये दोनों यहां पे कोलाइड होते हैं और फिर ये दोनों रिबाउंड होते हैं। जब रिबाउंड होते हैं तब भी दोनों की स्पीड सेम है, ऑलराइट। अब यहां पे जो स्पीड दी है इसको मैं लेट अस से के v नाम दे देता हूं। ये इस तरह से, ये v और ये माइनस वी, यहां पे ये माइनस वी और ये हो जाएगा प्लस वी। ऑब्वियस सी बात है, हम राइट साइड को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के तौर पे ले रहे हैं। तो ऐसे में ये देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये मानिए कि ओरिजिन ओ है और यहाँ पे ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है। तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है कि ये प्लस वी तो ये माइनस वी और ये माइनस वी तो ये हो जाएगा प्लस वी। और यहाँ पे v की जो वैल्यू दी है आपको वो है 6 मीटर पर सेकंड। मास जो दिया है वो है 0.05 किलोग्राम। एक बात और बता दूं कि हमें यहाँ पे मोमेंटम की जरूरत पड़ेगी, तो मोमेंटम p इजकल टू एम वी, ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। मास है 0.05 मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाता है 6। तो ऑब्वियसली बात है कि ये मिल जाएगा आपको 0.3 न्यूटन सेकंड। अब इसका यूनिट किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हो या फिर न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हो। चलिए, अब ये जो इनिशियल और फाइनल कंडीशन है इसमें आप देख रहे हो कि दोनों ही बॉल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन चेंज हुए, तो ऑब्वियसली मोमेंटम की डायरेक्शन भी इसमें चेंज हुई होगी। अब ये चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वही है दरअसल इंपल्स। तो हमें यहां पे पहले चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वहां से शुरू करता हूं। चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल 1, पहले हम बॉल 1 के लिए चेंज ऑफ मोमेंटम ले लेते हैं। देखिए, इसे मैं डेल्टा पी नाम दे रहा हूं, तो डेल्टा पी इजकल टू P2 माइनस P1 हो जाएगा, राइट। अब यहां पे P2 यानी कि फाइनल मोमेंटम। अब देखिए, फाइनल मोमेंटम में ये हो जाएगा माइनस mv। देखिए, मास तो इसमें चेंज नहीं होगा, ये तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन में दोनों के लिए ही m है। तो यहां पे जो फाइनल मोमेंटम है P2 वो हो जाएगा माइनस mv माइनस अब P1 यानी कि प्लस mv, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में था इसलिए प्लस mv, ठीक है। तो ये हो जाता है -2mv। ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ बॉल 1। अब इस पे से ही आप कह सकते हो कि चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर बॉल 2, इसको अगर नाम दे दें हम डेल्टा पी डैश, तो डेल्टा पी डैश विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा पी। ऑब्वियसली बात है, दोनों का चेंज ऑफ मोमेंटम सेम मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये बात किसी भी कॉलिजन के लिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो जाता है +2mv। अब चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वही है इंपल्स, और हमें तो यहां पे इंपल्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। सो impulse imparted by each ball on other, that will be how much, यहां पे लिख लेते हैं हम। देखिए, इंपल्स को J सिंबल दिया जाता है, तो J विल बी इक्वल टू मोड ऑफ डेल्टा P, और ऑल्सो यू कैन से मोड ऑफ डेल्टा P डैश। हमें यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है इसलिए हम मोड ले रहे हैं। तो ये ऑब्वियसली बात है कि कितना आ जाएगा 2mv, ये हो जाएगा 2mv। तो अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय mv। अब mv ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया है 0.3, तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा 0.6 न्यूटन सेकंड। ये हो गया इंपल्स J।
ये है हमारा आंसर, इसे ब्रैकेट कर लेते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.19। A shell of mass 0.02 kilogram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, what is the recoil speed of the gun? देखिए यहां पे शेल यानी कि बुलेट समझिए आप, और ये शेल यानी कि बुलेट एक गन में से फायर किया जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि बुलेट को आगे की ओर और गन को पीछे की ओर फोर्स लगेगा, और उससे बुलेट को आगे की ओर और गन को पीछे की ओर मोमेंटम मिलेगा। और ऐसे भी कह सकते हैं कि बुलेट को आगे की ओर वेलोसिटी और गन को पीछे की ओर वेलोसिटी मिलेगी। इसमें गन को जो पीछे की ओर वेलोसिटी मिलती है, जो स्पीड मिलती है, उसे कहते हैं रिकॉइल स्पीड। तो ये रिकॉइल स्पीड हमें फाइंड करनी है। अब देखिए पहले हम यहाँ पे जो फिजिकल क्वांटिटीज दी है उसे ले लेते हैं। मैं पहले शेल के लिए बात कर लेता हूं। शेल यानी कि बुलेट। तो इस बुलेट के लिए जो मास है इसे मैं कह देता हूं m1। तो मास इसका दिया है 0.02 किलोग्राम, राइट। और इसकी वेलोसिटी आपको दे दी है, कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड। अब बात कर लेते हैं हम गन के लिए। तो देखिए गन के लिए जो मास है इसको m2 कह देते हैं। तो m2 है 100 किलोग्राम, और इसमें जो वेलोसिटी है ये आपको फाइंड करनी है। ये रिकॉइल स्पीड है, यही हमें फाइंड करनी है। ये है रिकॉइल स्पीड। चलिए कैसे फाइंड करेंगे, बहुत आसान सा काम है। ऐसे केस में आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे जा सकते हो। तो मैं यहां पे लिखता हूं एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एलसीएम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आप कह सकते हो कि पी आई इजगल टू पी एफ, यानी कि इस पूरी सिस्टम का, गन और शेल की पूरी जो सिस्टम है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उसका इनिशियल मोमेंटम और उस पूरी सिस्टम का फाइनल मोमेंटम हमेशा सेम होगा। अब देखिए इस पूरी सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इनिशियली गन और शेल दोनों ही स्टेडी है, दोनों की वेलोसिटी जीरो है, तो मोमेंटम भी जीरो हुआ। फाइनल वेलोसिटी दोनों को मिल रही है, एक को मिल रही है v1, दूसरे को मिल रही है v2, यानी कि फाइनल कंडीशन में दोनों के पास मोमेंटम है। तो जो सिस्टम का फाइनल मोमेंटम है pf, ये दोनों के मोमेंटम के एडिशन जितना होगा, यानी कि pf विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसमें से हमें m2 v2 का ये इक्वेशन मिल जाएगा, m2 v2 विल बी इक्वल टू माइनस m1 v1, और यहां से मैं v2 फाइंड कर सकता हूं, v2 विल बी इक्वल टू माइनस m1 अपॉन m2 इंटू v1। बस अब तो इसमें सिर्फ वैल्यूज पुटअप करनी है आपको। तो ये मिल जाएगा v2 इजकल टू माइनस, देखिए m1 है 0.02 और m2 आपको दिया है 100 मल्टीप्लाइड बाय v1 जो है वो है 80। तो इससे आपको गन की फाइनल वेलोसिटी यानी कि रिकॉइल मिल जाएगी, दैट विल बी माइनस 0.016 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये है हमारा आंसर कि भाई गन को जो पीछे की ओर रिकॉइल मिलेगी वो होगी 0.016 मीटर पर सेकेंड। यहां पे माइनस साइन यही दिखा रहा है कि ये वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है। ऑब्वियस है कि अपोजिट ही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 5.20। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 विदाउट चेंजिंग द इनिशियल स्पीड which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is given 0.15 kg. देखिए इस बात को इस फिगर के साथ समझते हैं। यहां पे ये जो दिया है वो बैट का क्रॉस सेक्शन है, आप देख पा रहे हो बैट का क्रॉस सेक्शन है, और बैट को ऐसे हिट किया है, तो ये है बैट की वेलोसिटी की डायरेक्शन, ठीक है। अब इसकी ओर ये जो बॉल आ रहा है, m मास का बॉल इस तरफ आ रहा है, तो इसे बैट से ऐसे हिट किया गया है इस डायरेक्शन में। तो यहां पे जो एंगल बन रहा है वो आपको दिया है, ये जो टोटल एंगल बन रहा है वो है 45 डिग्री।
यानी कि ये हाफ हो जाएगा 22.5 डिग्री और यहाँ भी ये भी हाफ हो जाएगा 22.5 डिग्री। ठीक है, इसमें आपको ये भी कहा है कि बॉल की डायरेक्शन चेंज हो रही है लेकिन बॉल की स्पीड इसमें चेंज नहीं होती है। राइट, यहाँ पे जो वैल्यूज दिए वो लिख लेते हैं। देखिए, बॉल का मास आपको दे दिया है 0.15 kg और बॉल की जो स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर है, यानी कि इसे हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं 54 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 से। तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि बॉल की स्पीड आते वक्त और जाते वक्त दोनों वक्त कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पे बॉल का मोमेंटम इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, तो P इजकल टू mv ले लेते हैं हम। तो m है 0.15 और v है 15, यानी कि ये हो जाता है 2.25 न्यूटन सेकंड। ठीक है, ये हो गया मोमेंटम। अब यहाँ पे हमें बॉल पे लगने वाला इंपल्स फाइंड करना है, यानी कि दरअसल चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। हमें बॉल का चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा। अब देखिए, ये केस जो है ये 2 डायमेंशनल केस है, 1 डायमेंशनल केस नहीं है। राइट, इसलिए जब इसमें हम चेंज ऑफ मोमेंटम लेते हैं तो हमें दोनों डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम लेना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए इस तरह से ले लेता हूं, ये है y डायरेक्शन और इस तरफ ये है x डायरेक्शन। ठीक है, ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन, ये माइनस x डायरेक्शन और ये माइनस y डायरेक्शन। ठीक है, अब देखिए, ये है बॉल की इनिशियल डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में बॉल की वेलोसिटी है, यानी कि इसी डायरेक्शन में बॉल का मोमेंटम है। तो इसे मैं लिख देता हूं मोमेंटम p1। और ये है फाइनल डायरेक्शन, यानी कि इसी डायरेक्शन में बॉल की फाइनल मोमेंटम है, तो इसे मैं लिख देता हूं p2 करके। अब हम इस p1 और p2 मोमेंटम के कंपोनेंट्स ले लेते हैं, x और y डायरेक्शन के कंपोनेंट। मैं इसे यहां पे ऐसे अलग फिगर से दिखा देता हूं। देखिए, ये है p1, तो यहां पे ये मैंने शो किया p1। अगर यहां पे एंगल बन रहा है ये 22.5, तो ऑब्वियसली बात है कि यहां पे आपको एंगल मिलेगा 22.5। अब ये है x कंपोनेंट, यहां पे ये p1 है, ये 22.5 है, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा माइनस p1 cos 22.5। ये नेगेटिव x डायरेक्शन है इसलिए माइनस। और इसका y कंपोनेंट ये रहा, ये भी नेगेटिव y डायरेक्शन में इसलिए माइनस p1 sin 22.5। अब देखिए, ये p2 है, तो यहां पे ये मैंने शो किया p2, यहां पे एंगल हो जाएगा 22.5 और ये हो गया इसका x कंपोनेंट p2 cos 22.5। ये पॉजिटिव x डायरेक्शन है इसलिए पॉजिटिव है, और ये y कंपोनेंट नेगेटिव डायरेक्शन में है तो नेगेटिव p2 sin 22.5। तो अब ये जो कंपोनेंट्स हमें मिले इस पे से हम फाइंड करेंगे चेंज ऑफ मोमेंटम x डायरेक्शन में और ऐसे ही y डायरेक्शन में भी। तो चलिए हम यहां पे फाइंड करते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम। मैं यहां पे पार्टीशन कर लेता हूं। नाउ आई कैन राइट चेंज ऑफ मोमेंटम इन x डायरेक्शन। इसे हम नाम दे देते हैं डेल्टा पी एक्स। तो डेल्टा पी एक्स यानी कि p2x माइनस p1x। राइट, अब देखिए p2x यानी कि x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम, और ये आप देख पा रहे हो कि कितना है p2 cos 22.5। तो मैं यहां पे लिखता हूं p2 cos 22.5 माइनस p1x। अब p1x ये रहा माइनस p1 cos 22.5, तो ये हो जाएगा माइनस p1 cos 22.5। ठीक है, अब समझिए यहां पे ये p1 और p2 दोनों सेम है, इसे मैं कह सकता हूं p। तो ये हो जाता है p cos 22.5 प्लस अगेन p cos 22.5। राइट, ये समझ में आ गया ना आपको, कोई डाउट नहीं है ना इसमें। देखिए, मोमेंटम p1 और p2
दोनों ही सेम है और इसे हमने पहले ही पी कह दिया। सेम क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पे बताया है कि बॉल की इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड बदलती नहीं है। इसका मतलब कि बॉल का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम सेम रहेगा और इसे हमने पी कह दिया। पी ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2.25 न्यूटन सेकंड। चलिए अब इसे सॉल्व करना है हमें। तो वैसे तो दिख रहा है कि ये 2p cos 22.5 हो जाएगा, लेकिन कॉस जो है वो आप लॉग टेबल में फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए आपको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसे। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूं ऐसे 2p एंड साइन 67.5। देखिए साइंस की जो लॉग टेबल है इसमें कॉस की वैल्यू नहीं दी जाती, साइन की वैल्यू दी जाती है और ज्यादातर आपको क्वेश्चन में ही साइन 67.5 की वैल्यू जो है वो दे दी जाएगी, इसलिए कॉस में से मैंने इसको साइन में कन्वर्ट कर लिया। अब इसमें वैल्यूज पुटअप कर देते हैं। ये हो जाता है 2 इंटू 2.25 और ये जो साइन 67.5 है ये हो जाता है 0.9239। इसे सॉल्व कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा समथिंग 4.16 जैसा। तो डेल्टा पी एक्स इज 4.16 न्यूटन सेकंड। ठीक है, अब ये डेल्टा पी एक्स मिला है। अब हमें फाइंड करना है डेल्टा पी वाई। चलिए तो ये ले लेते हैं हम, यहां पे भी मैं पार्टीशन कर लेता हूं, रुकिए। अब यहां पे लेता हूं मैं दैट चेंज ऑफ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। इसको हम नाम दे देते हैं डेल्टा पी वाई। तो डेल्टा पी वाई यानी कि पी टू वाई माइनस पी वन वाई। अब देखिए पी टू वाई और पी वन वाई कितना है देख लेते हैं यहाँ पे देखिए पी टू वाई ये है माइनस पी टू साइन 22.5 और पी वन वाई ये है माइनस पी वन साइन 22.5। तो इसे हम नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे। पी टू वाई यानी कि माइनस पी टू साइन 22.5 माइनस पी वन साइन 22.5। अब देखिए जैसे कि हमने आगे कहा कि P1 और P2 का मैग्नीट्यूड सेम है, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस पी साइन 22.5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। P1 को मैं लिख सकता हूं P और साइन 22.5। मैं यहाँ पे रीजन दे देता हूं बिकॉज P1 एंड P2 आर सेम एंड दैट इज इक्वल टू P ओनली। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये हो जाएगा जीरो। डेल्टा पी वाई आपको मिल रहा है जीरो, यानी कि वाई डायरेक्शन में चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है। तो फिर सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही चेंज ऑफ मोमेंटम बचा, राइट, और वो है 4.16 न्यूटन सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉल का जो इंपल्स है, बॉल पे लगने वाला जो इंपल्स है वो कितना हो जाएगा 4.16 न्यूटन सेकंड। यहां पे लिख देते हैं। So impulse imparted to the ball, देखिए इंपल्स का सिंबल है J, तो मैं J लिख रहा हूं यहां पे। J will be equal to delta P, change of momentum, and here change of momentum is only in x direction and that is 4.16 न्यूटन सेकंड। तो ये हो गया हमारा आंसर कि इस बॉल पे लगने वाला जो इंपल्स है वो होगा 4.16 न्यूटन सेकंड। ऑलराइट, तो इसी के साथ बच्चों ये लेक्चर हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इन सारे क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में रख दी है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ऑलराइट, सो हियर विद अंशुन बलदानिया साइनिंग ऑफ। टेक केयर।